चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ये बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा सीरीज़ चल रही है, राइट। तो ये बेटा बेसिकली हेनरीज लॉ, ये वाली वीडियो में आप सारे हेनरीज लॉ के ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो बेटा हेनरीज लॉ का हमारे को फार्मूला पता है, राइट। हेनरीज लॉ हमारा क्या कहता है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। और बेटा जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं कांस्टेंट, तो हमें मिलता है बेटा हेनरीज कांस्टेंट मिलता है बेसिकली। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू आ जाता है बेटा के एच, दैट इज़ हेनरी कांस्टेंट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। बेटा याद रखना के एच कहीं ना कहीं हमें सॉल्युबिलिटी को बताता है, तो नहीं के जो एक्स है बेसिकली एक्स, ये एक्स ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये कहीं ना कहीं हमें सॉल्युबिलिटी को बताता है, ये आपने याद रखना है। दिस गिव्स अस द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ये कहीं ना कहीं बेटा हम कह सकते हैं ये हमारे को सॉल्युबिलिटी, राइट, ये हमारे को सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। अब अगर आप एक चीज़ देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बेटा अगर के एच का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, राइट, आप याद रखना अगर के एच का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी बेटा जो होगा वो हमेशा आप देखोगे डिक्रीज़ करेगा। और बेटा अगर इन द सिमिलर वे अगर के एच का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा। ये भी बेटा कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ रिलेशन है जो आपको एक्चुअली में याद रखने हैं, जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बेटा जनरली हम तो न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स के अलावा इनके ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट बोर्ड में इस वैल्यू को, इस वाली बात को यूज़ करके भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। तो बेटा शुरू करते हैं। वो हम बेटा एमटीजी में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज़ करेंगे तो वहाँ भी उसे डिस्कस कर लेंगे के एच का और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन रहता है। आइए बेटा अभी हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस इज़ बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो बेटा इसने बोला हाउ मैनी मिलीमोल्स, राइट, हमें निकालना है बेटा हाउ मैनी मिलीमोल्स, हाउ मैनी मिलीमोल्स, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये हमें बताना है बेटा कि कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व किए जाएंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। अगर हम शुरू करें तो बेटा देखो अभी आप क्या देखोगे, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं 1 लीटर ऑफ वाटर हमें गिवन है। और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर का जो बेसिकली हम कहें वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअली में 1 kg ऑफ वाटर के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली बेटा अब हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 1000 ग्राम ऑफ वाटर हमारे को गिवन है। तो हमें कहीं ना कहीं 1000 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम कहें तो हमें वाटर का गिवन मास गिवन है, क्योंकि बेटा वाटर का जो 1 लीटर है वाटर के 1 kg के बराबर होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 1, राइट, ये आपने याद रखना है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर वाटर की डेंसिटी होती है, इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, इस वजह से बेटा हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में वाटर का जो 1 लीटर है वाटर का 1 kg के बराबर या 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो गिवन मास हमारे पास वाटर का आ चुका है। हमें वाटर का मोलर मास भी ऑलरेडी पता है, वो होता है बेटा 18 ग्राम पर मोल। अगर हम देखें वाटर के मोल्स हम कैसे निकालेंगे तो ये बात हम जानते हैं, वो होता है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 1000, मोलर मास 18, अगर हम डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा 55.5 मोल्स, राइट। तो ये बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं मोल्स ऑफ वाटर आ चुके हैं। अब अगर हम देखें क्वेश्चन फार्मूला को, तो बेटा फार्मूला हमसे क्या कहता है, फार्मूला हमसे कहता है पी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस के। बेटा अगर हम देखें यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस हमें प्रेशर ऑफ गैस भी हमारे को दिया गया है। इसने बोला है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अच्छा के एच का वैल्यू भी दिया गया है हमारे को। के एच का वैल्यू कितना दिया गया है तो देखोगे के एच का वैल्यू है 76.48 किलो बार, राइट, ये हमारे को किलो बार में दिया गया है।
और दूसरी तरफ हमारे को प्रेशर ऑफ गैस भी दिया गया है, दैट इज़ 0.987 बार। ये बेटा हमें प्रेशर भी दिया गया है, राइट। ये बेटा किलो बार में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस किलो बार को हम कन्वर्ट कर ले अगर बार में, तो ये आ जाएगा बेटा 76480 बार। अब अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हम बेसिकली लिखेंगे 76480 बार, राइट। बेटा मोल फ्रैक्शन के प्लेस पर हम लिखेंगे गिवन मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय बेटा हम लिखेंगे मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी हमारे पास है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और बेटा प्रेशर ऑफ गैस भी हमारे को ऑलरेडी गिवन है 987 बार के। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम देखते हैं बेटा देखो, अगर हम यहाँ देखें मोल्स ऑफ गैस और मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो क्या, यहाँ से हमें मिलेगा मोल्स ऑफ वाटर। क्यों हम इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं बेटा, इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपका जो मोल्स ऑफ गैस, अगर वो, क्योंकि उसने खुद बोला है कि ये मिली मोल्स है, तो वाटर क्योंकि मोल्स में है और वो मिली मतलब 10⁻³ यानी कि काफ़ी कम है, आप ये समझ सकते हो, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में जब आप उसे इग्नोर करोगे तो उससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है निकल करके, हमारे पास आ रहा है 0.987 इक्वल टू 76480 इंटू मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर के। अगर आप देखो यहाँ से क्या आएगा बेटा हमारे पास 7, बेसिकली यहाँ से हमारे पास आ रहा है 0.987, राइट, डिवाइड बाय 76480। और मोल्स ऑफ गैस की अगर हम बात करेंगे तो बेटा मोल्स ऑफ गैस हमें फाइंड आउट करना है, राइट, मोल्स ऑफ गैस हमें फाइंड आउट करना है। और मोल्स ऑफ वाटर की बात करेंगे तो बेटा वो है 55.5। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास मोल्स ऑफ गैस निकल कर के क्या आएगा, वो हमारे पास कहीं ना कहीं आ रहा है बेटा, हमारे पास 0.987 इंटू 55.5 डिवाइड बाय 76480। इसे हमारा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कहीं ना कहीं निकल कर आएगा बेटा 0.716 मोल्स, राइट। तो उसने बेटा बोला था हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कहीं ना कहीं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही निकल कर के आए हैं। गैस का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन ही था, तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल कर आ गए हैं। बट बेटा साथ में बेटा 10⁻³ भी होगा, याद रखना। तो ये मोल्स हैं इतने। अगर आप चाहो तो बेटा ये 10⁻³ को अगर आप नेगलेक्ट कर दो, इसको अगर आप रिमूव कर दो, तो ये मिली मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल कन्वर्ट टू मिली मोल्स, राइट, ये आपने याद रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने 10⁻³ को बेटा मिली में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद मूव करते हैं बेटा, ये आपको समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1.6 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1.6 हमसे कह रहा है कि इफ़ हाइड्रोजन सल्फाइड अ टॉक्सिक गैस विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल इज़ यूज टू क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर इज़ SGP पर इतना दे रखा है। तो बेटा अगर आप देखो यहाँ पर क्या दिया गया हमारे को यहाँ पर दिया जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी, राइट, हमारे को सॉल्युबिलिटी दिया है, वो भी मोलैलिटी की टर्म्स में। तो देखो मोलैलिटी हमारे को दी है कितनी, 0.195 मोलल, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें इतना मोलैलिटी हमारे को दी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये बेसिकली हमारा मोलैलिटी की यूनिट, मोलैलिटी का फार्मूला भी यही होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन आपका 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपका 1000 ग्राम। तो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ से दो बातें पता लगा, एक हमारे को मोलैलिटी दे रखा था, एक हमें मोल्स भी पता लग गया सॉल्यूट का जो कि 0.195 है, एक हमें ये भी पता लग गया कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1000 ग्राम है। ये तीन बातें हमें जान चुके हैं। अब बेटा अगर हम देखें तो हमें निकालना है कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी कि हमें KH फाइंड आउट करना है। और बेटा SGP पे बात चल रहा है।
अगर एस पे बात चल रहा है तो एस पे बेटा हमें खुद से प्रेशर को एज्यूम करना होता है। याद रखना, हमें प्रेशर को खुद से एज्यूम करना होता है एस पर। तो कभी भी आपको अगर दिया हो तो एस पर प्रेशर आपको खुद से एज्यूम करना होता है 1 बार, ये आपने याद रखना है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो अब क्या है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में अगर देखा जाए, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एट एस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। ये आपके पास निकल के आ जाएगा। प्रेशर ऑफ की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रेशर 1 बार आएगा, के एच की बात करें तो के एच आएगा, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा हमारे पास आएगा, हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निकल कर आएगा मोल फ्रैक्शन, तो वो आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट इस समय बेटा आप जानते हो वाटर है, राइट। तो अगर यहाँ पर वाटर है आपके सामने और आपको पता ही है वाटर का गिवन मास दे रखा है हमारे को, वाटर का मोलर मास बेटा हमें पता है कितना होता है। वाटर का मोलर मास कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। और बच्चों ये भी आप जानते हो कि अभी हमने मोल्स ऊपर वाले क्वेश्चन में भी निकाले थे, जो कि कितना होता है 1000 अपॉन में 18, जिसका सिंपल सा मतलब होता है 55.5 मोल्स। तो बेटा देखो कहीं ना कहीं आप देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो रखा है सॉल्व। 1 बार इक्वल टू के एच आपको निकालना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो वो हमारे को ऑलरेडी दिया गया था 0.195, पुट कर दो यहाँ पर 0.195। और बेटा अगर आप देखोगे नीचे आ जाएगा 0.195 प्लस 55.5। अगर आप देखो तो के एच इक्वल टू हमारे पास जो निकल कर आएगा दैट इज़ 1 बार मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप इसमें इसे ऐड कर दोगे तो ये कहीं ना कहीं ये ऐड होने पर बन जाएगा बेटा आपका 55.745, राइट। ये बन जाएगा आपका 55.745 डिवाइड बाय बेटा कहीं ना कहीं आ जाएगा 0.195। तो अल्टीमेटली आपके पास के एच ये निकल कर आ रहा है, राइट। और के एच अगर आपके पास ये निकल कर आ रहा है तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो के एच यू विल फाइंड कि ये आ जाएगा 285.7 बार। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, आप देखो तो ये हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज़ इतना। तो बेटा हमारे को हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच का वैल्यू कहीं ना कहीं दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल के इक्वल दिया हुआ है। और बेटा इसने हमसे बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो बेसिकली हमारे को क्वांटिटी ऑफ CO2 बताना है। बेटा क्वांटिटी ऑफ CO2 का कहीं ना कहीं जो मतलब है अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है गिवन मास ऑफ CO2। हमें क्वांटिटी ऑफ CO2 को निकालना है, इसका मतलब हमें गिवन मास ऑफ CO2 निकालना है। और बेटा मोलर मास CO2 का हम सभी जानते हैं, मोलर मास CO2 का 44 ग्राम पर मोल होता है, राइट। और अगर हम देखें हमारे को प्रेशर भी दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है बेटा, जो सोडा वाटर बनाया जा रहा है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल के, तो उसका प्रेशर हमारे को दिया गया 2.5 एटमॉस्फेरिक, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं, आइए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको जो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, वो क्या बेटा कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू आपको पता होना चाहिए 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अगर आपको इस एटमॉस्फेरिक को पास्कल में बदलना है तो आप इसे लिखोगे 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और बेटा मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा आंसर, दैट इज़ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप इसे रखो। अब इसके बाद क्या, ध्यान से सुनना। देखिए बेटा हम जानते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज़ इक्वल टू, यानी कि प्रेशर ऑफ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि इक्वल होगा के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल। और अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो वो आएगा बेटा आपके पास 2.5, राइट। वो आएगा बेटा आपके पास 2.5 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, जो कि इक्वल होगा बेटा कहीं ना कहीं के एच ही आपकी के एच का वैल्यू दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर
8 पास्कल के इक्वल। और बेटा मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ CO2, जो कि हमारे को उसमें गिवन मास ही निकालना है। तो मोल्स ऑफ CO2 की जगह गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2, जो कि हमारे को 44 दिया गया है, डिवाइड बाय हम लिखेंगे बेटा गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ CO2 और लिखेंगे बेटा सम साथ साथ हम लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर बेटा अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ वाटर है हमारे पास 500 ml। तो 500 ml अगर हमारे को गिवन मास ऑफ वाटर दिया गया है, 500 ml दिया गया है, इसका मतलब 500 ग्राम हो जाएगा बेटा। ये आपने याद रखना है, 500 ml वाटर का मतलब 500 ग्राम। और आप जानते हो वाटर का मोलर मास हमें पता ही है कि वो होता है 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 18, और इसकी भी वैल्यू आप याद कर लो बेटा, क्योंकि देखो अभी अभी हमने ऊपर याद करा था 1000/18 का मतलब होता है 55.55। तो ये 500/18 है, तो ये उसका आधा हो गया होगा। तो इसका आधा मतलब कि क्या आएगा आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बेटा निकल कर आएगा 27.78 मोल। तो अगर हम देखें हमारे पास कहीं ना कहीं ये आ रहा है, राइट। और आप अगर चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डाला गया है ये काफ़ी कम परसेंटेज में होगा। तो आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो बेटा। हर न्यूमेरिकल के अंदर इसको इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, और ये अलाउड है, ठीक है। तो याद रखना आपके पास अल्टीमेटली जो निकल कर के आएगा वो ये आएगा। अगर आप देखो तो आपके पास इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो जस्ट रिमूव इट, एंड आपके पास जो बचेगा वो आ जाएगा 500/18, जिसके प्लेस पर आप लिख सकते हो इसके प्लेस पर कहीं ना कहीं 27.78, राइट। अल्टीमेटली आपको निकालना तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना रह गया, इसको नीचे ले जाओ, राइट, इसको ऊपर ले जाओ, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है तो इसको भी कहीं ना कहीं ऊपर ही ले जाना। तो आप देखोगे आपके पास निकल कर आएगा W ऑफ CO2 इक्वल टू कहीं ना कहीं आ जाएगा ये वैल्यू, राइट, डिवाइड बाय आ जाएगी बेटा ये वैल्यू आपकी इस तरह से। और अगर आप देखोगे और तो ये 44 भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 27.8 भी आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ इस तरह से आपका आंसर बन करके आ जाएगा, जिसे आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये हमारा सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं 1.854 ग्राम निकल के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर, सोडा वाटर बनाने के लिए 500 ml में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो है आपका व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो ये 1.10 एक क्वेश्चन है, राइट। तो बेटा अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रोल बेसिकली प्ले करता है अल्कोहल और वाटर के अंदर। तो बेटा याद रखना जब भी हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं, अल्कोहल को जब भी हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि मिक्स अल्कोहल वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अल्कोहल और वाटर जो होते हैं बेसिकली दे अंडरगो, राइट, ये मिक्स हो जाता है। आप अगर देखोगे तो अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। और कम्प्लीटली मिक्स होने का कारण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो आपसे यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये कम्प्लीटली मिक्स क्यों हो जाता है। तो बेटा इसका रीज़न आएगा, आपने लिखना है क्या, आपने लिखना है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। आपने लिखना है देयर इज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने लिखना है कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किस किस के बीच में अगर हम बात करें तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एज वेल एज एंड अल्कोहल। बेटा तो ये आपने याद रखना उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होता है बेटा, याद रखना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही, देखिए अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर आप देखोगे, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल और वाटर मिक्सचर जो होता है वो आप देखोगे व्हेन अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड द वाटर इज मिक्सचर इज। अब देखिएगा बच्चों एक बार इसको समझना, व्हाट रोल इंट्रैक्शन,
देखिए एक बार ज़रा इस बात को सुनना और समझना। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड अल्कोहल। मीन्स अगर आप देखो एक बारी ज़रा कि अल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो कि स्ट्रॉन्ग है, और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग है, राइट। दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है और दोनों के दोनों कम्प्लीटली मिक्स हो रहे हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पर देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है। यहाँ पर बेटा हम लिख रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो ये काफ़ी टाइटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं और इंटरेक्ट करने की वजह से देखो बेटा एक बार ज़रा ध्यान से सुनना। एक चीज़ एरर है। एक एरर क्या है, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन देखो, अल्कोहल में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अल्कोहल वाटर के अंदर एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो वीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक है। और बेटा अल्कोहल वाटर की बॉन्डिंग वीक होने की वजह से क्या होता है, याद रखना, व्हेन अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक है। और वीक होने की वजह से गैस जो अल्कोहल होता है जब आप उसे गर्म करोगे, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से याद रखना अल्कोहल जो होता है वो एक्चुअली में जल्दी से वेपर बना देता है। तो वीकर इंट्रैक्शन होने की वजह से याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अल्कोहल वाटर में वीक इंटरैक्शन है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, इनके बीच में वीक इंटरैक्शन है। इसी वीक इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, दे शो पॉजिटिव डेविएशन। इसी वजह से याद रखना, दे शो पॉजिटिव डेविएशन। और बेटा इसी की वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से। और इसी की वजह से बेटा याद रखना, द सॉल्यूशन विल हैव द हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन विल हैव द हायर वेपर प्रेशर। बेटा सॉल्यूशन का हायर वेपर प्रेशर होता है, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन विल हैव द हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। चलिए, अगर यहाँ तक डन हो चुका है, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो बेटा इक्विलिब्रियम होता है, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज़ हो जाती है। और बेटा काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जैसे इंक्रीज़ होती है तो आप देखोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, जो गैस होती है इन लिक्विड, बेटा देयरफॉर क्या होता है, आप देखोगे देयरफॉर गैस इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर गैस होती है, राइट, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, बेटा वो शिफ्ट कर जाती है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन वो शिफ्ट कर जाती है बैकवर्ड, वो शिफ्ट कर जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। और बेटा जिसकी वजह से डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे, गैस का डिसोल्यूशन इसीलिए बेटा एक्चुअली में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हैंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आप देखोगे तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और गैस शिफ्ट कर जाती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हैंस आप पाओगे, हैंस क्या होगा, हैंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, हैंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। ये गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। मैं एक बार आपको फिर से ये वाली बात समझा देता हूँ बच्चों। देखिए सिंपल सी बात है, कभी भी अगर गैस वाटर लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो रही है तो बेटा याद रखना वो डिज़ोल्व हो रही है और जो उसका डिज़ोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा H नेगेटिव है। बट
आप अगर उस रिएक्शन को टेम्परेचर देते हो, राइट, अगर आप उस रिएक्शन को टेम्परेचर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप उस रिएक्शन को टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा, जैसे आप उस रिएक्शन को टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन एक्चुअली में बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। रिएक्शन बेसिकली लिक्विड को छोड़ के भागने लग जाएगा, राइट। टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस लिक्विड को छोड़ देगा, तो ये हमें याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट हेनरीज लॉ। तो बेटा हेनरीज लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंपल सा स्टेटमेंट आप देखो आपके सामने यहाँ पर क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटी of gas, right, the solubility of gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature, at a particular temperature is, at a particular temperature is directly proportional to, is directly proportional to the pressure, is directly proportional to the pressure of the gas, pressure of the gas in equilibrium, in equilibrium with that, with the liquid, in equilibrium with the liquid at that temperature. At that टेम्परेचर। इसके बाद अगर हम मूव कर जाए तो आगे इसके बाद बेटा अच्छा हमसे 2 एप्लीकेशन भी मांगी गई हैं, तो बेटा इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसने बोला सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो इस बात को भी जान लो इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या होंगी। देखो बेटा एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की सिंपल है। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं हम तो एप्लीकेशंस में क्या आएगा, एप्लीकेशंस में आएगा बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसको इंक्रीज़ करने के लिए बेटा हम हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं, याद रखना। तो टू इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, सोडा के अंदर अगर हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो बेटा वहाँ हेनरीज लॉ में काम आता है। बॉटल्स को सील करने के लिए अंडर हाई प्रेशर, राइट, सीलिंग बॉटल अंडर हाई प्रेशर, सीलिंग बॉटल्स अंडर हाई प्रेशर, तो बेटा ये हमारा हेनरीज लॉ काम आता है, आपने याद रखना है। दूसरा आएगा बेटा इन डीप सी डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग, बेटा जो भी आपका डीप सी डाइवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर देते हैं, वो आप जितना एक्चुअली में सी लेवल के अंदर जाओगे, इंक्रीज्ड प्रेशर, याद रखना बच्चों, इंक्रीज्ड प्रेशर increase the solubility of increase the solubility of नाइट्रोजन गैस इन ब्लड, बेटा जिसकी वजह से हमें पता है हमें एक डिजीज़ हो जाता है जिसे हम बैंड्स डिजीज़ बोलते हैं, राइट, लीड्स टू बैंड्स डिजीज़, तो याद रखना लीड्स टू बैंड्स डिजीज़। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको प्रिवेंट करें, राइट, बैंड्स डिजीज़ हमें ना हो, तो बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ ना मैच करे, मतलब ना जुड़े, तो हम इसके प्लेस पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन वी यूज़ हीलियम इन द डीप सी डाइवर्स एयर सिलेंडर्स, राइट, ये आपने याद रखना है। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ यूजिंग nitrogen we use helium in oxygen cylinders of
ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ डीप सी डाइवर्स। अगर यहाँ तक क्लियर है बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेहतरीन सा क्वेश्चन हमारे सामने बेटा। हमसे कह रहा है यहाँ पर कि देखो क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन, इथेन का पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, हमारे को बेसिकली मास दिया गया है ऑफ मास ऑफ गैस। तो बेटा ये आप याद रखना, जैसे आप मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ये आपका बीकर है। इस बीकर में बेटा हमने एक्चुअली में एक हमने बेसिकली यहाँ पर एक पिस्टन टाइप ऑफ लगा रखा है कुछ, राइट। अगर हमने एक ये पिस्टन लगा रखा है तो आप देखोगे अगर मैं इस पिस्टन पर वेट बढ़ाता चला जाऊँगा बेटा, अगर मैं इस पिस्टन पर वेट बढ़ाऊँगा तो आप देखोगे जितना मैं वेट बढ़ाऊँगा उतना कहीं ना कहीं बेटा मेरा एक्चुअली में अब मैं पाऊँगा कि एक्चुअली में जो गैसेज हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो बेटा ये एक और फार्मूला होता है, ये भी आप याद रखना क्या, कि मास ऑफ, ये मास मान लीजिए हमने इसका एम मास बेसिकली हमने इस पर पिस्टन पर रखा। तो अब बेटा ध्यान से सुनना क्या होता है फार्मूला, मास ऑफ गैस जो भी बेसिकली डिज़ोल्व हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है KH इनटू प्रेशर ऑफ गैस के, राइट। ये भी बेटा हेनरीज लॉ का फार्मूला ही है, याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ से क्या आएगा हमारा निकल करके, तो हमारा मास दे रखा है बेटा हमें 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, राइट। और बोल रखा है कि बेटा जब 6.56 ग्राम हमारा था प्रेशर वो मास था, तब बेटा हमारा जो एक्चुअली में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था पिस्टन के थ्रू वो था बेटा 1 बार का। अब बेटा हमने मास बढ़ा दिया और मास बढ़ा के हमने कर दिया 5 इंटू 10⁻² ग्राम। और बेटा अब जो हमारा प्रेशर है हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द प्रेशर, राइट। हमें प्रेशर बताना है। तो कैसे करेंगे हम, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं बेटा कि M1 KH P1 और हम लिखते हैं बेटा M2 KH P2। अल्टीमेटली अगर हम रेशो ले लें इन दोनों का तो बेटा रेशो लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, M1 के प्लेस पर आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³ और M2 के प्लेस पर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² इक्वल टू बेटा KH से KH कैंसिल हो रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे KH से KH कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा प्रेशर 1 दैट इज़ 1 बार एंड प्रेशर 2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी कि ये कितना आने वाला है, तो हम अगर देखें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² एंड 6.56 इंटू 10⁻³ और सॉल्व करने के बाद बेटा ये कहीं ना कहीं हमारे पास 7.62 बार निकल के आ जाएगा, दैट इज़ द प्रेशर। तो ये हमारा P2 आ जाएगा, ये आपने याद रखना है, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके बाद बेटा हमारा एक और क्वेश्चन 1.39 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये हेनरीज लॉ का, शायद 2 क्वेश्चन और है हेनरीज लॉ पर। तो देख लेते हैं बेटा ये दोनों क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले 1.39 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखिए बेटा ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अप्रॉक्सीमेटली जिनका परसेंटेज हमारे को दिया गया है कि ऑक्सीजन का अगर हम परसेंटेज देखें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20% और अगर हम देखें नाइट्रोजन का परसेंटेज तो वो नाइट्रोजन का परसेंटेज है बेटा 79% हमारे को दिया गया है, राइट। और बेटा अगर हम एक चीज़ और देखें अगर यहाँ से तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि हमारे को टोटल प्रेशर भी दिया गया है, राइट। द वाटर इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक। तो हमारे को ये कहीं ना कहीं टोटल प्रेशर भी दिया गया है 10 एटमॉस्फेरिक का। बेटा ये जो आपको परसेंटेज दी जाती है ना, इसको एज अ मोल फ्रैक्शन ट्रीट कर लो, इसे एज अ मोल फ्रैक्शन के तौर पर यूज़ कर लो। ये जो परसेंटेज दी गई है आप इसे एज अ मोल फ्रैक्शन के तौर पर यूज़ कर लो बच्चों, राइट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और तब ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब अगर आप देखो बेटा तो क्या पाओगे यहाँ पर, यहाँ आपने एक फार्मूला यूज़ करोगे, जो वो फार्मूला क्या है, फार्मूला आप लिखोगे बेटा कि आपका जो प्रेशर है
राइट। ये बट ये आपका रॉल्स लॉ, समवेयर रॉल्स लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेटा अब अगर हम सबसे पहले देखें, अगर हम लिखें, हम एक बात जानते हैं, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। आप कहेंगे ये फार्मूला कब आया, तो बेटा ये फार्मूला आपका लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। ये फार्मूला बेटा आपका बेसिकली रहता है डाल्टन्स का लॉ, राइट। ये आपका फार्मूला रहता है, क्या याद रखना, ये डाल्टन्स लॉ है। तो अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करते हो तो आपका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखो कितना आएगा यहाँ से, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, परसेंटेज की बात करें मोल तो आपका परसेंटेज है 20, और अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर है 10। तो ये आपका कहीं ना कहीं सॉल्व होने पर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा 79% है। और बेटा है प्रेशर 10 प्रेशर है आपका, इसका टोटल प्रेशर है आपका 10 एटमॉस्फेरिक, तो ये निकल कर आ जाएगा कहीं ना कहीं 7.9 एटमॉस्फेरिक। बेटा अभी अभी आपको एक बात बताया गया था, राइट। उसी बात के अंदर एक और बात ऐड ऑन कर लो। क्या ऐड ऑन करोगे, ज़रा ध्यान से देखना। देखिए भाई कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू होता है बेटा, याद रखना, अभी अभी मैंने आपको बताया था 101,325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और साथ साथ एक और बात याद कर लो, 760 mmHg भी होता है बेटा। अगर आप ये याद कर लेते हो तो बेटा आप देखना 2 एटमॉस्फेरिक को बेटा हम mmHg में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। ये बेसिकली प्रेशर की यूनिट है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसे 760 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 20 mmHg। सिमिलर वे में आप देखोगे यहाँ पर भी अगर आप 760 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा आपका निकलने पर ये आ जाएगा बेटा आपका 6004 mmHg। आपके पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ चुका है, आपके पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ चुका है, राइट। अब अगर हम हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं, राइट, तो बेटा अब आप क्या पाओगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखे थे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट अगर आप बात करो ऑक्सीजन के लिए कितना दिया गया आपको, तो बेटा देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए दिया गया ये, और नाइट्रोजन के लिए ये। तो बेटा ऑक्सीजन के लिए वो दिया गया 3.3 इंटू 10 की पावर, आप देखोगे तो 10 की पावर आपको दिया गया है 7 mmHg। और अगर आप बात करो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर, अगर आप देखो यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 गैस के लिए, तो वो कितना है बेटा, वो है आपका 6.51 इंटू 10 की पावर 7 mmHg के इक्वल है। तो अल्टीमेटली आप क्या पाओगे ना यहाँ से, अब इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझना बेटा। यहाँ पर आप पाओगे, अगर आपकी 2 इक्वेशन आप बनाते हो, आप लिखते हो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगर आप लिखते हो यहाँ पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस जो कि इक्वल होगी KH ऑफ ऑक्सीजन के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल। सिमिलर वे में बेटा आप लिखोगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस जो इक्वल होगी KH इनटू नाइट्रोजन गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस के इक्वल। बेटा अगर आप देखो ऑक्सीजन गैस का कितना प्रेशर है तो वो है 1520। अगर आप बात करो KH ऑफ ऑक्सीजन कितना है तो वो है बेटा 3.3 इंटू 10 की पावर 7। और बेटा अगर आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हम निकालना है। क्यों निकालना है, आपके देखो सामने लिखा हुआ है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन वाटर। तो बेटा कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन वाटर, याद रखना दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन वाटर, राइट। तो याद रखना कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन वाटर का मतलब बेटा आपका होता है मोल फ्रैक्शन। आपको मोल फ्रैक्शन ही निकालना था। तो अब अल्टीमेटली यहाँ से आप देखोगे आपके पास निकल कर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 1520 डिवाइड बाय 3.3 इंटू 10 की पावर 7, और जो कि सॉल्व होने पर 4.61 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें जो कि होता है बेटा कितना, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारे को दे रखा है 6004। बेटा KH हमें KH का वैल्यू अगर हम देखें तो हमें दिया गया है KH का वैल्यू 6.51 इंटू 10 की पावर 7, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें निकालना है तो बेटा वो निकल कर हमारे पास आ जाएगा,
वो आ जाएगा 6004 डिवाइड बाय 6.51 इंटू 10 की पावर 7। और इसे सॉल्व अगर करोगे तो बेटा यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा 9.22 इंटू 10 की पावर -5। ये आपका आ जाएगा। बेटा मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो बेटा मैंने यूनिट भी नहीं लिखा है क्योंकि होता ही नहीं है यूनिट, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसके बाद बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन हेनरीज लॉ का। एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए। बेटा हमसे कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज इतना। बेटा हमारे को हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले तो 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg, राइट, नंबर 1 थिंग। और बेटा अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो हमारे को एक और चीज़ भी दिया गया है। उसने बोला है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन का मतलब हमारे को मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन निकालना है। और बेटा हमारे को प्रेशर भी दिया गया है मीथेन गैस का, जो कि बेटा कितना है 760 mmHg। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या पाओगे आप पाओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब प्रेशर ऑफ मीथेन इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। और बेटा प्रेशर ऑफ मीथेन आपके पास 760 है, KH आपको निकालना है जो कि होगा 4.27 इंटू 10 की पावर 5 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आपको निकालना है, तो अल्टीमेटली आप क्या पाओगे बेटा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आपका आएगा 760 डिवाइड बाय वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 4.27 इंटू 10 की पावर 5। और अल्टीमेटली इसे सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों तुम्हारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन जो कि निकल करके आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3, राइट। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन का मतलब ही याद रखना बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन होगी। इसी को बेटा हम एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन कहेंगे, राइट। अब हमारा यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। आई होप बेटा इसके जितने भी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ आएंगे, राइट, और ये आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होंगे। प्यारे बच्चों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।